अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को टाइम पर प्रिपेयर कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, अब तक जो भी पढ़ाया है वो सब का सब इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स, आपको 3 बताए थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा था। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन जो टेक्निकल आता है वो इस तरह आ जाता है कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई करना है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो किस बेस पे करना है। तो आपको मैंने बताया था कि 2 बेसिस हैं, एक लेंथ ऑफ द ट्यूब और एक प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर आपको ये 4 मार्क्स का आ जाए तो आपने इसको जो मैंने हेडिंग्स लगाई थी डिस्कवरी के अंदर, इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और उसके बाद वर्किंग, तो आपने वो तीनों चीजें लिखनी है और डायग्राम बनानी है। ठीक है, डायग्राम में क्या था, आपको एक मैंने ट्यूब बनवाई थी, उसके अंदर आपको एक मेटेलिक ट्यूब थी, उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड्स थे, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड था और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था उसको हम कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसको हम एनोड कहते हैं। और जब हम उसके अंदर देखते थे, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे तो ग्लो प्रोड्यूस होता था जो कि कैथोड रेज से एनोड की तरफ मूव करता था। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ी थी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, तो कम से कम आपको 5 से 6 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप कंसंट्रेट कीजिएगा, जो थोड़ी सी बड़ी हैं प्रॉपर्टीज उनको लिखिएगा, लाइक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमने जे पैरन और जे थॉमसन के वर्क को डिस्कस किया था। सेकंड, आप ओपेक ऑब्जेक्ट यानी शैडो जो फॉर्मेशन हुई थी उस पर कंसंट्रेट करें। थर्ड जो है प्रॉपर्टी, उसके अंदर आप क्या कहते हैं, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैस एंड वेलोसिटी होती है, तो इसलिए हम कहते हैं इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो इस तरह के जो बड़े प्रॉपर्टीज हैं उनको लाजमी पेपर के अंदर लिखिएगा ताकि आपके नंबर्स मार्क्स अच्छे आ सकें। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था, जबकि 1935 में उसे नोबेल प्राइज मिला था। तो ऐसी चीजें एमसीक्यूज के तौर पे भी आ जाती हैं। नेक्स्ट जो था वो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी वो स्लो न्यूट्रॉन है, और जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी वो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं। एक और टर्म मैंने आपको लिखवाई थी, मैंने आपको बताया था कि बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था एपीथर्मल न्यूट्रॉन। व्हाट इज एपीथर्मल न्यूट्रॉन, क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था उनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान होगी, वो एपीथर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात डिफरेंस के अंदर जो लिखी जाती है वो ये है कि स्लो न्यूट्रॉन्स और फास्ट न्यूट्रॉन्स कौन से फिजन रिएक्शन के अंदर इफेक्टिव हैं। ये सेकंड, ये जो आपका प्रॉपर्टी बुक के अंदर लिखी है उसके अंदर ये सब कुछ बयान किया गया, आप वहां से लिख सकते हैं। अब स्लो न्यूट्रॉन जो है वो आप अल्फा और बीटा और गैमा रेस की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, जबकि फास्ट न्यूट्रॉन्स को आप बम्बार्ड जब करवाते हैं जब आपको अल्फा रेस चाहिए होती हैं। अब ये जो बीटा और गैमा है ये कैंसर ट्रीटमेंट के तौर पे यूज होती हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m का मैंने आपको पहले भी बताया था, E का मतलब होता है चार्ज, M का मतलब होता है मैस। तो चार्ज टू मैस रेशियो को आप क्या कहते हैं? E/m वैल्यू। अब E/m वैल्यू वैसे तो मैंने आपको बता दी थी, कितनी थी? 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस 11 कूलम kg इनवर्स। क्लियर? अब हम इसको पढ़ेंगे आखिर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। 1887 में जे थॉमसन ने E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया था। अब इसने क्या किया, आपको बेसिक मैकेनिज्म मैं बताता चलूं। एक आपके पास ये जो आपके पास ये है, ये एक मेटल का डिटेक्टर है, ठीक है। अब ये जो है ये मेटल का डिटेक्टर है। अब यहाँ पे आप एक बल्ब लाइक, ये आपके पास बल्ब है, बल्ब टाइप डिस्चार्ज ट्यूब है।
अब इसके अंदर ऊपर आप एनोड प्लेस करेंगे और इस साइड पर आप कैथोड प्लेस करेंगे। अब दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स को, एक एनोड है और एक कैथोड है। अब एनोड आर कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर? जब आप यहाँ हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, आपके पास एक मेटेलिक चैम्बर है, यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है। इसके बाद ये आपने जो आपको सर्कल में नजर आ रही है क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन। पेपर के ऊपर इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन, इसका मतलब है टोटल चारों तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रहे होंगे? पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगा रहे होंगे। क्लियर? एक आपके पास एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर के पास एक बल्ब लाइक मटेरियल बल्ब है, बल्ब के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप एनोड कहते हैं। द एनोड इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एनोड इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब आपने करंट अप्लाई किया तो एनोड से कुछ रेज निकली। ये जो रेज हैं अब ये क्या करेंगी? जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, बेटा चलें आप पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन। अब इसके तीन दौर हैं, अब तीन केसेस हैं। एक, जब आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई नहीं की हुई तो क्या होगा? आपने क्या किया? बोथ इलेक्ट्रोड्स, positive electrode and the negative electrode, then positive electrode is called anode and negative electrode is called cathode. Both are connected to a high voltage battery. अब anode is connected to positive terminal of the battery and cathode is connected to a negative terminal of the battery. When potential difference is applied, तो cathode rays are formed. These cathode rays travel in a straight line. अब बेटा जब आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं दी हुई तो क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिटेक्टर पे जाकर लगेगा। डिटेक्टर पे हमने 3 पॉइंट्स लगाए हुए हैं, P1, P2 और P3। इसका मतलब जब ये स्ट्रेट जाएगा तो ये P1 के साथ पे स्ट्राइक करेगा। क्लियर? जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही नहीं दी हुई, when they have no electric or magnetic field, then cathode rays travel in a straight line at point P1. क्लियर? तो ये पॉइंट P1 से जाके स्ट्राइक करेगा। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अब आपको पता है कि टुवर्ड्स द नॉर्थ टू साउथ, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। जब आपने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो कैथोड रेज निकलेंगी, लेकिन नॉर्थ पोल चूंकि ऊपर है और साउथ पोल नीचे है, नॉर्थ पोल जो होता है ये नेगेटिव होता है, यहाँ से रेज निकलती हैं और साउथ पोल की टुवर्ड्स मूव करती हैं। रेज आर ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। तो अब होगा क्या? जब ये कैथोड रेज आएंगी, कैथोड रेज आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होती हैं, जो ये नेगेटिवली चार्ज भी यहाँ पे आएंगी तो इसको रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पुशअप हो जाएंगे। जब पुशअप होंगे तो ये सीधा आके कैथोड रेज कहाँ स्ट्राइक करेंगी? P3 पे स्ट्राइक करेंगी। अब ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई हैं? क्योंकि आपने नॉर्थ और साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। क्लियर? अब ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस पे आ जाए। थर्ड केस के अंदर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कैथोड और एनोड पे तो कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी। जब निकलेंगी तो आप ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है। जब पॉजिटिव प्लेट होगी वो अट्रैक्ट करेगी इन कैथोड रेज को, बिकॉज दे हैव नेगेटिवली चार्ज। तो अब नेगेटिवली चार्ज जब ये यहाँ पे कैथोड रेज ट्रेवल करेंगी और यहाँ से एनोड इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये जो आपके पास कैथोड रेज फॉल करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, ये पॉइंट P2 पे करेंगी। क्लियर? 3 दौर हमने पढ़े। एक, जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बंद की हुई थी तो आपके पास कैथोड से जो रेज निकली वो सीधा जाके स्ट्राइक कहाँ की? पॉइंट P1 पे। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो ये कहाँ मूव करेगा? साउथ पोल की तरफ, और इसलिए ये नीचे डिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि नॉर्थ पोल जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, वहां से जो आपके पास रेज वो निकल रही होती हैं। इसी तरह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट। जब कैथोड रेज यहाँ से कैथोड से निकलेंगी तो आपको पता है कैथोड रेज अब नेगेटिवली चार्ज, जब नेगेटिवली चार्ज होगी तो एनोड की तरफ मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, इसलिए पॉइंट 2 पे जाके डिफ्लेक्ट करेंगी। अब देखने पढ़ लेते हैं। इन 1897 J.J. Thomson devised an instrument to measure the E/M value of electron. The apparatus consists of discharge tube. ये देखेंगे discharge tube है। The cathode rays allowed to pass electric and magnetic field. हम cathode rays को electric और magnetic दोनों field से गुजारेंगे। When both are field are open, then a beam of cathode rays consists of electrons produce bright luminescent spot at P1 on the fluorescence screen. अब होगा क्या? जब आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बंद की हुई थी, ये कैथोड रेज जो कैथोड से निकली वो सीधा जाकर P1 पे फॉल करेंगी और यहाँ पर
फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी। क्लियर? ये देखें, प्रोड्यूस ब्राइट ल्यूमिनेसेंट स्पॉट एट P1 ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। नेक्स्ट, द नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ पोल मतलब लगा रहे हैं वो दोनों परपेंडिकुलर हैं इनसे। इन डायग्राम द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर when only magnetic field is applied the cathode rays are deflected in a circular path and fall at point 3। मैंने आपको बताया नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, तो क्या करेगा वो साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉइंट P3 पे जाएगा। When only electric field is applied the cathode rays produce a spot at P2। अब ये P2 पे मूव करेंगे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है। Both electric and magnetic field are then applied simultaneously and their strength adjust in such a way that cathode rays again hit at point 1। अब जब आप दोनों बराबर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तब क्या होगा, तब ये पॉइंट P1 पे ही स्ट्राइक करेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इन दिस वे कंपैरिजन द स्ट्रेंथ ऑफ टू फील्ड्स one can determine the E over M value of electron। it comes out to be 1.75 88 multiplied by 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। तो इसका मतलब है इस तरह से हमें ये इसकी वैल्यू पता चली E over M वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की E over M वैल्यू जो है वो 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 किलो कूलम kg इनवर्स है। इसका मतलब है कि 1 kg के अंदर आपके पास 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम्स चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये टॉपिक कवर करेंगे। ये डायग्राम बनाना जरूरी है, बाकी मैंने आपको इजी वर्ड्स के अंदर समझा दिया है कि किस तरह से आपने ये करना है। ओके जी, आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज।